अब हम क्वेश्चन नंबर 41 का ए पार्ट देखेंगे। व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, एस्टैब्लिश द रिलेशन म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ए डिवाइडेड बाय 2। इसमें ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल्टा एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का डेफिनेशन लिखना है और ये इक्वेशन निकालना है। ये इक्वेशन प्रिज्म फार्मूला कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का ए। तो ये प्रिज्म को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ये जो एंगल आई है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ से रे अंदर जाता है एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में, फिर यहाँ रिफ्रैक्ट करता है, फिर यहाँ पे आकर के फिर वापस ग्लास से एयर में आता है, फिर ये रिफ्रैक्ट करता है। तो जिस एंगल पे ये बाहर निकलता है उसको हम इमरजेंट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो जिस एंगल पे निकलता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ये एंगल कहलाता है जिस एंगल से इस पे इंसिडेंट होता है ग्लास प्रिज्म पे, तो वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई लगभग बराबर ई से जब होगा उस एंगल को हम कहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का डेफिनेशन पूछा गया था। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है? इट इज द मिनिमम एंगल at which the angle of incidence will be equal to angle of emergence। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के लगभग बराबर जिस एंगल पे होगा उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। अब एक चीज इसमें ध्यान से नोट कीजिए, ये एंगल आई है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आप पढ़े हुए हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये टोटल एंगल आप एक जरा रुक जाइए, आपको समझने में आसानी होगी। ये टोटल एंगल ये, ठीक है, ये टोटल एंगल बराबर होगा किससे? ये टोटल एंगल से, इससे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए ये दोनों बराबर होगा। तो इसीलिए हमें ये मालूम है कि वर्टिकली अपोजिट आर एंगल, और ये हमें दिया हुआ R1। ठीक है, तो ये टोटल एंगल, ये एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल ये हो जाएगा, ये टोटल एंगल का वैल्यू है I, यहां से लेके यहां तक, और इसका मालूम है R1, तो ये हो गया I माइनस R1। उसी प्रकार ये टोटल एंगल ये एंगल के बराबर है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये एंगल हमें मालूम है R2, ये एंगल। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल ये हो जाएगा E माइनस R2। क्यों? इसका टोटल का वैल्यू है E, और ये हमें मालूम है R2, तो ये कितना हो गया? E माइनस R2। इसे आप नोट कर लीजिए, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल DQR, ये जो है एंगल DQR, ये एंगल, ये वाला एंगल बराबर कितना है? I माइनस R1 से, और DRQ बराबर है E माइनस R2 से। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम ट्राइंगल DQR को कंसिडर करेंगे, इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, DQ और R, ये ट्राइंगल को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसे हमें कंसिडर करना है DQR को। इसमें डेल्टा जो है, ये जो एंगल है डेल्टा, ये एंगल ये बराबर होगा ये दोनों एंगल के सम के, क्योंकि ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो वो होगा डेल्टा के बराबर। तो डेल्टा इक्वल टू हो गया ये एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, उसे हम लिख दिया, उसे सॉल्व किया, तो डेल्टा इक्वल टू हमें आ गया I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। इसे इक्वेशन 1 हम नाम दे दिए। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आप नीचे देखिए, इसमें अब हम क्वाड्रिलेटरल AQER को कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल AQER, तो आप देखिए AQER, ये क्वाड्रिलेटरल को हम कंसिडर करने वाले हैं। तो इसमें आप एक चीज सबसे पहले नोट कीजिए कि ये जो लाइन दिख रहा है ये नॉर्मल है सरफेस से, तो ये जो एंगल होगा, ये टोटल एंगल, ये 90 डिग्री होगा, और ये भी एक नॉर्मल है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री, और ये 90 प्लस 90 हो गया 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री। रुकिए, इसको आपको समझने में आसानी होगी, उसके लिए हम पेन यूज करते हैं। तो ये एंगल, ये टोटल एंगल हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये जो लाइन है ये है नॉर्मल, और ये भी लाइन नॉर्मल है, तो ये भी एंगल हो गया टोटल एंगल 90 डिग्री। तो 90 90 प्लस कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है,
और सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री। तो अगर हम ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल करें तो 360 डिग्री होगा, और ये दोनों का वैल्यू हमें मालूम है 180 डिग्री। तो a प्लस ई इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। सिंपल है, क्योंकि तीनों चारों का सम करेंगे 360 होगा, उसमें से ये दोनों 180 पहले से हमें मालूम है। तो एंगल a प्लस ई कितना हो गया 180 डिग्री, 360 माइनस 180 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल a प्लस ई क्या आ गया हमारे पास आंसर 180 डिग्री। ठीक है, तो उसे हमें अब लिखना है और इसी से हमें डेरिवेशन में मदद मिलेगी और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एंगल a प्लस ई इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, इसे हम इक्वेशन 2 मान लिए। अब हम ट्राइंगल क्यू ई आर को कंसिडर करेंगे। क्यू ई और आर, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो आप जानते हैं कि सारा एंगल्स एक कोई भी ट्राइंगल का हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल ई इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री, से इक्वेशन 3 दे दीजिए। अब आपको नोट करने का एक चीज और है, यहाँ देखिए एंगल ई, यहाँ भी है एंगल ई, और दोनों का इक्वेट में जो वैल्यू है 180 डिग्री, इसमें भी 180 डिग्री, इसमें भी 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया एंगल ए, और इधर वाले पोर्शन में क्या बच गया एंगल R1 प्लस R2। तो इससे क्या हमें मिला, इक्वेशन 2 और 3 को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमें मिल गया एंगल ए इक्वल टू एंगल R1 प्लस R2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 4 एंगल ए इक्वल टू एंगल R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 4। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, और अब इस वैल्यू को, एंगल ए के इस वैल्यू को हम डेल्टा के वैल्यू में इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो R1 प्लस R2 क्या हो गया एंगल ए, तो डेल्टा इक्वल टू गया आई प्लस ई माइनस एंगल ए। ठीक है, तो ये इक्वेशन 5 हो गया। अब हम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वाला केस देखते हैं डेल्टा एम के लिए। तो इसमें डेल्टा का इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम से, और एंगल ऑफ इंसिडेंस लगभग बराबर होता है एंगल ऑफ इमरजेंस से। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का डेफिनेशन यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, जब इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस से, और रिफ्रैक्शन एंगल R1 R2 के बराबर हो जाएगा, जिसको हम R से रिप्लेस कर देंगे। तो आप इक्वेशन 4 को देखिए, इसमें एंगल ए इक्वल टू R1 प्लस R2 दिया है, तो R1 और R2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं R से। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू R प्लस R, उसे यहाँ हम लिखें a इक्वल टू R प्लस R, तो ये हो गया 2R। तो R का अगर हम वैल्यू निकालें रिफ्रैक्शन एंगल का, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा a बटा 2, तो R इक्वल टू a एंगल a डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया इक्वेशन 6। अब हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशन 7 की ओर। ठीक है, तो इक्वेशन 7, हाँ, तो इक्वेशन 5 से हमारे पास आ गया डेल्टा एम इक्वल टू, अगर हम सारे वैल्यू को पुट कर दिए तो डेल्टा एम यहाँ आई प्लस ई होना चाहिए था, तो ई आई के बराबर हो जाता है फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में। तो ये हो जाएगा आई प्लस आई, और यहाँ हो गया माइनस एंगल ए, तो डेल्टा एम इक्वल टू गया 2 माइनस 2 आई एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ए इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 2i इक्वल टू डेल्टा एम प्लस एंगल ए हो गया, तो i इक्वल टू हो गया डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। इसे हम लिख सकते हैं a प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये हो गया इक्वेशन 7। और हम स्नेल्स लॉ से जानते हैं म्यू इक्वल टू होता है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। तो आई का वैल्यू यहाँ आ गया, और आर का वैल्यू आप देख चुके हैं, आर इक्वल टू ए बटा 2 था, इससे पहले आया हुआ था। अगर स्नेल्स लॉ में हम आई और आर का वैल्यू इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 से हम पुट कर दें, इक्वेशन 6 में आर इक्वल टू ए बटा 2 था, और इक्वेशन 6 में आई इक्वल टू है ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2। तो इससे वैल्यू हो गया म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ए बटा 2। तो ये हो गया म्यू इक्वल टू, ये हमें निकल गया, ये हो गया। इसी फॉर्मूला को हमें ड्राइव करना था, जिसे हमने ड्राइव कर लिया है। ये है प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का बी क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन 41 का बी आप देख सकते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, ए इक्वल टू 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2। ठीक है, √2 आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो आप इसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसका आंसर अब हम देखते हैं 41 का बी। तो 41 का बी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में हमें एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है 60 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू √2, ये हमें क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया हुआ है। और हम जानते हैं म्यू इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर होता है। तो साइन आई और आर का वैल्यू हम पिछले
पिछले क्वेश्चन में डिराइव कर चुके थे, आर का वैल्यू a/2 आया था, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है तो a/2 हम लिख सकते हैं आर की जगह पे। तो अब सारी वैल्यू को पुट कीजिए, म्यू का वैल्यू √2 और ए का वैल्यू 60 डिग्री इस इक्वेशन में पुट कीजिए। तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, √2 साइन आई डिवाइडेड बाय साइन a/2। ए इसमें 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो 60/2 हो गया, तो ये हो गया साइन आई, और ये वाला टर्म इधर हम भेज दिए तो क्या हो गया, साइन आई इक्वल टू √2 इंटू साइन 30। 60 को हम 2 से काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो हो गया √2 इंटू साइन 30। तो इसको साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो √2 इंटू 1/2 इसे आप सॉल्व कीजिए तो इससे हमको साइन आई का वैल्यू 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे हम √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे सॉल्व करेंगे तो हम 1/2 पा जाएंगे साइन आई का वैल्यू। तो साइन आई इक्वल टू गया 1/√2। तो आई इक्वल टू साइन को इधर हम भेज देंगे तो साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू होता है 45 डिग्री। तो आई इक्वल टू हमें मिल गया 45 डिग्री, और आई का हम जानते हैं होता है a प्लस डेल्टा एम बटा डिवाइडेड बाय 2 होता है। ये हम पिछले क्वेश्चन में डिराइव कर चुके हैं। तो हम आई का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 45 डिग्री, ए का वैल्यू 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 इसे सॉल्व करेंगे तो हम डेल्टा एम का वैल्यू पा जाएंगे, डेल्टा एम इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब हम 41 का ए और पार्ट देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद नेसेसरी थ्योरी एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, इसका आंसर अब हम देखते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट we study about the interference between two coherent rays, they interfere to produce a pattern of alternate bright and dark fringe। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को ऑप्टिक्स लैब में अच्छे से कीजिएगा तो आपको एक ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग इसमें इंटरफेरेंस को पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब होता है सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स, मींस एक वेव दूसरे के ऊपर इम्पोज हो गया, जिससे उसका एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या बराबर भी रह सकता है। ठीक है, तो ये है ब्रीफली अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझें तो। अब इसमें हम फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन देखेंगे। तो इसमें आप देखिए, ये दो सोर्स है S1 S2, या फिर दो स्लिट्स है जो सोर्स का काम करेगा यहाँ, उसको S1 नाम दे दिए, इसको S2 नाम दे दिया, और दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट किए। और ये वाला जो है ये लाइन, ये है स्क्रीन। ठीक है, और स्क्रीन और स्लिट्स का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D से हम रिप्रेजेंट किए हैं। और यहाँ देखिए S1P, यहाँ P पॉइंट पे हमें रीच करना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और S2 से लेकर के यहाँ तक, अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ P जाने में और S2 से यहाँ तक जाने में इतना का दूरी इसमें ज्यादा है, S2P में इतना दूरी ज्यादा है। तो दूरी मीन्स डिस्टेंस, उसको हम कहेंगे पाथ। पाथ मीन्स रास्ता इतना ज्यादा है, तो इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। इसमें इतना डिस्टेंस है और इसमें इतना ज्यादा है, तो उसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, S2P बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस कर दीजिए, S2P माइनस S1P। अब पाथ डिफरेंस को हम x से रिप्रेजेंट किए, तो x इक्वल टू क्या है, पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स रीचिंग एट P फ्रॉम S1 एंड S2। ठीक है, और उसे हम S2P माइनस S1P भी लिख सकते हैं, जिसे हम नीचे लिखे हुए हैं। तो x इक्वल टू हो गया S2P माइनस S1P। अब हम ट्राइंगल H2BP को कंसिडर करेंगे, H2BP ये ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिए एक चीज कि पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास H2P स्क्वायर, ये वाला का स्क्वायर इक्वल टू होता है सम ऑफ बेस स्क्वायर मींस H2B स्क्वायर, ये वाला का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये ऊपर वाला का ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा H2P स्क्वायर इक्वल टू H2B स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BP स्क्वायर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये हो जाएगा BP स्क्वायर, BP स्क्वायर। ठीक है, अब H2B स्क्वायर मतलब क्या हो गया, H2 ये वाला जो डिस्टेंस है H2B, थोड़ा सा लाइन सीधा नहीं है, ये डिस्टेंस क्या है, D है, ये D है ना, तो ये हो गया D स्क्वायर। अब BP स्क्वायर को आप अच्छे से देखिए, तो BP का स्क्वायर मीन्स ये डिस्टेंस, यहाँ से B से लेकर के P का डिस्टेंस जो है वो हो गया BP स्क्वायर। ठीक है, तो BP में आप देखिए कि ये जो है स्लिट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो है D, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा D/2। ये हो जाएगा D/2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा D/2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा D/2। और
यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये है y, तो y प्लस डी बटा टू, बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस डी बटा टू। तो यहाँ लिख दिए हम बीपी के जगह पे y प्लस डी बटा टू का स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 1। h2p स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर h2b स्क्वायर के जगह पे, और बीपी के जगह पे y प्लस डी बटा टू। कैसे है आप समझ गए? तो ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 की ओर जाते हैं, मीन्स इससे आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली जैसे H2P का हम वैल्यू निकालें, उसी प्रकार हम S1P का भी वैल्यू हम निकालेंगे, S1P स्क्वायर का भी वैल्यू निकालेंगे, ये ट्रायंगल कंसीडर करके। ठीक है, उसे अब हम देखते हैं कैसे करना है। यहाँ देखिए, सिमिलरली इन ट्रायंगल S1AP, 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 जैसे उस ट्रायंगल में किया उसी तरह हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो S1P स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस y माइनस डी बटा टू का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। और अब H2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर हमें निकालना होगा, मीन्स हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो H2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, आप दोनों का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, इसे आप सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा, जैसे सॉल्व किए आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2YD इसका आंसर। ठीक है, 2YD, इन दोनों का डिफरेंस 2YD हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पोर्शन में जाते हैं, तो H2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2YD। तो अगर आप पढ़े होंगे अलजेब्रा में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी माइनस, मतलब मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू 2YD। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, इसको आप इधर मल्टीप्लाइड में है, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाइड में है, तो मल्टीप्लाइड में इक्वेशन का अगर हम उधर भेजते हैं तो वो डिवाइड में जाता है। तो H2P माइनस S1P इक्वल टू हो गया 2YD डिवाइडेड बाय H2P प्लस S1P। ठीक है, तो H2P प्लस S1P अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है 2D के। ठीक है, लगभग बराबर होता है। फिजिक्स में थोड़ा छोटा मोटा चीज को नेग्लेक्ट किया जाता है, तो ये लगभग बराबर 2D से होता है, इसलिए हम H2P प्लस S1P को 2D से रिप्लेस किए, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया YD स्मॉल d बटा कैपिटल D। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखे हैं, H2P प्लस S1P अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2D, ये लगभग बराबर होता है 2 कैपिटल D। ठीक है, इससे बराबर होता है। तो यहाँ हो गया H2P माइनस S1P इक्वल टू x। ये क्या है, ये तो पाथ डिफरेंस है, H2P माइनस S1P, ये हो गया पाथ डिफरेंस। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया x इक्वल टू YD डिवाइडेड बाय कैपिटल D। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी से आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर ब्राइट फ्रिंज। हम आपको पहले भी बोले थे कि इसमें हम मतलब हमें कंस्ट्रक्टिव मींस ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क। अगर हम ऑप्टिक्स लैब में अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को तो हमें मिलेगा। तो ब्राइट फ्रिंज में होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब कोई भी वेव में आप जानते हैं कि एक ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसे हम क्रेस्ट कहते हैं, और नीचे वाला पोर्शन को हम ट्रफ कहते हैं। अगर दो क्रेस्ट मिलेंगे या दो ट्रफ मिलेंगे तो उससे जो इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होगा उसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव। अगर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलेगा तो वो बनाएगा जो पैटर्न, वो कहलाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होता है, डिस्ट्रक्टिव के कारण डार्क फ्रिंज होता है। ठीक है, ये आप समझ गए हैं। तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू आप यहाँ निकाल चुके हैं YD बटा कैपिटल D, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा। तो उससे आप इक्वेट कर दीजिए, जिसमें n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो इससे आप y इक्वल टू आपके पास आ गया n कैपिटल D लैम्डा। इसको इस पोर्शन को आप इक्वेशन के उस साइड भेजिए तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू n d लैम्डा बाय स्मॉल d। तो ये हो गया इक्वेशन 3, इसे आप नोट कीजिए। अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा, इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी हम YD बटा D को इक्वेट कर देंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस है जो कि होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। यहाँ 2n या माइनस साइन है। ठीक है, तो ये हो गया 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। तो इससे y इक्वल टू आ गया 2n माइनस 1, यहाँ 2 है, 2n माइनस 1 d लैम्डा बाय 2d। ठीक है, इसमें n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 से n तक कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर 1 से स्टार्टिंग। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ अब हम निकालते हैं। तो फ्रिंज विड्थ बेसिकली होता है कि कोई भी दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या दो लगातार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में जितना डिफरेंस है। ठीक है, कोई भी दो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में, या फिर डार्क फ्रिंजेस, दो डार्क फ्रिंजेस या फिर दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में हम अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमें फ्रिंज विड्थ देगा। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ को हम कहीं कहीं बीटा से भी डिनोट किया जाता है, किसी किसी बुक में, किसी किसी बुक में W से भी डिनोट किया जाता है। तो हम
W से इसमें डिनोट किए हैं, तो W इक्वल टू हो गया दो कंजिक्यूटिव, अगर हम दो कंजिक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच में डिफरेंस निकालें तो हमें आ जाता है लैम्डा डी बाय डी, ठीक है, स्मॉल डी। तो ये हो गया। और अगर हम कंस्ट्रक्ट एक बार हम डार्क फ्रिंज के केस से निकालें, एक बार हम ब्राइट फ्रिंज के केस से निकालें, तो दोनों में हम देखें कि लैम्डा डी कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। इसमें कैपिटल डी है स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस, और ये जो स्मॉल डी है ये दोनों स्लिट्स के बीच में डिफरेंस है। डब्ल्यू है विड्थ ऑफ द फ्रिंज, ठीक है, तो ये हमें निकालना था। तो हमने ये देखा कि वी सी दैट द फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू द फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, टू द फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। मींस डार्क फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ जो है वो ब्राइट के फ्रिंज विड्थ से बराबर होता है, ये हमने ऑब्जर्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल है इसी फॉर्मूला पे बेस्ड। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, two slits are 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away from the slits. Calculate the fringe width when light of wavelength 500 nanometer is used. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें यूनिट कन्वर्जन करेंगे, फिर इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। फ्रिंज विड्थ अभी हम निकाले थे, W इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। तो इसमें कैपिटल D मींस डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन दिया हुआ है 1 मीटर, और दोनों स्लिट्स के बीच में गैप आपको दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर। और लैम्डा इक्वल टू आपको 500 नैनोमीटर दिया हुआ है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो सारे वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपको W इक्वल टू हो गया 500 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व कीजिए तो आपको आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ये हो गया आंसर 41 का भी।